सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम को राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। अदालत उज़्मा से अदालत आलिया तक पूरे हफ्ते क्या कुछ हुआ, स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, वक्त कम है, लेकिन चलेंगे कुछ अहम स्टोरीज़ की तरफ और वो डिस्कशन के लिए आपके साथ शेयर भी करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा है द रिकैप, उस पर चलते हैं, देखते हैं कि गुज़श्ता पूरे हफ्ते क्या कुछ हुआ। तोशा खाना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। वकील कत्ल केस, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अदालत से रिलीफ ना मिल सका, हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। ये तो नाजरीन एक छोटा सा रिकैप था कि गुज़श्ता हफ्ते क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई। इसके अलावा हमारे पास दो अहम तरीन खबरें भी हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली टॉप स्टोरी की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या रिलीफ जो है वो मिला और इस रिलीफ के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुताल्लिक क्या खबरें जो है वो फैल रही हैं। बात करते हैं उस रिलीफ की जिसकी नज़ीर शायद ही मिलती हो। प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया। एहतसाब अदालत में प्लॉट अलाटमेंट केस की समाअत हुई जिसमें अदालत ने अपने फैसले में 3 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी करने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं हुई। रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। फैसले में यह भी कहा गया है कि साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए इस रेफरेंस पर मजबूर किया। फैसले में अदालती मुआविन ने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देना कानून के मुताबिक नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को भी वही रिलीफ मिलना चाहिए था जो दीगर मुल्ज़मान को दिया गया। अदालत ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का भी हुक्म दे दिया। साथ ही साथ नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला भी वापस लेने का हुक्म दे दिया गया। इस केस के हवाले से बात करते हैं और जानते हैं इस तरह के रिलीफ के बाद क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए वापसी की राहें हमवार की जा रही हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मुनीर बाजवा ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीर बाजवा, क्या कहेंगे इस तमाम मामले पर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? मामला कब शुरू हुआ, कब का था और फैसले में मजीद क्या क्या रिलीफ दिया गया है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को? जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में उन दरख्वास्तों पर बरी किया है जिसमें उनकी जायदादें मुंजमद करने को पर एतराज़ात उठाए गए थे। उन एतराज़ात करने वालों में सबसे सरफहरिस्त जो थे उनके भतीजे यूसुफ अब्बास शरीफ थे। उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा था कि उनकी जो मियाँ नवाज शरीफ की जायदादें मुंजमद की गई हैं वो उनकी नहीं बल्कि यूसुफ अब्बास की हैं। इसी तरह दीगर भी 27 दरख्वास्तगार थे जिन्होंने ये एतराज़ात दायर किए थे और मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से उन्हीं प्रोसिक्यूटर्स ने ये बातें की कि जो पहले मियाँ नवाज शरीफ को मुल्ज़िम कर डालते थे, आपको कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ को नए नैब के कानून के तहत रिलीफ मिल सकता है और नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर इश्तिहारी करार दिया गया था। और ये दोनों प्रोसिक्यूटर्स जो थे हारिस शफीक कुरैशी और हाफिज असद उमान, हाफिज असद उमान सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं अभी भी और उनको अदालत ने अदालती मामन भी मुकर्रर किया था। और उसके बाद इन दोनों प्रोसिक्यूटर्स ने ये राय दी कि नवाज शरीफ को एक तो गैर कानूनी तौर पर इश्तिहारी किया गया है, दूसरा इनको रिलीफ देना बनता है क्योंकि इसमें जो मरकजी बेनिफिशरी थे मीर शकीलुर रहमान और साबिक डीजी LDA हुमायूं फैज रसूल और साबिक डायरेक्टर लैंड मियाँ बशीर, इनके ऊपर ज्यादा जुर्म का बोझ था, जबकि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ये जुर्म काफी कदरे कम था क्योंकि एहतसाब अदालत के जो पहला फैसला था जिसमें इन तीनों मुल्ज़िमों को बरी किया गया था, उसकी रोशनी में उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ का किरदार इस जुर्म में इंतहाई कम है और इस बुनियाद पर यह रिलीफ इनको भी दिया जाना चाहिए। तो अदालत ने इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को नवाज शरीफ के की बरियत के फैसले में इसका हिस्सा बनाया है और अदालत ने यह भी कहा है कि इस वक्त की हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी कैरियर तबाह करने पर मजबूर किया। इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले की साख को तबाह किया गया। अदालत ने यह भी कहा कि ये रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया।
कि 2020 में मार्च 2020 में ये केस नैब ने शुरू किया था और जंग और जियो के मालिक मियां इश्क़ रहमान को चब्बन कनाल प्लॉट अलाटमेंट के केस में ये बुक किया गया था इन्हें, और नैब का यह इल्जाम था कि इश्क़ रहमान को उस वक्त 1986 में वज़ीर आला के तौर पर नवाज शरीफ ने ये प्लॉट एक कॉम्पैक्ट शक्ल में ये प्लॉट जो है वो जोहर टाउन में अलॉट कर दिए थे। जबकि ठीक है बाजवा साहब ये बताएं कि अरसा हो गया हम सबको कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, आपको भी बड़ा टाइम हो गया कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए, कभी ऐसा हुआ है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर है जिनका केस है उन्हीं के ही एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाए और एहतसाब अदालतों ने या जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, मैं हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, ट्रायल कोर्ट्स ने कभी इस तरह की सो मोटो टाइप की प्रोसीडिंग्स लेके 187 के इख्तियार इस्तेमाल किया है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ऐसे किया गया वैसे किया गया? आज तक किसी और फैसले में या किसी भी और केस में, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो, इस तरह की ऑब्जर्वेशन किसी ट्रायल कोर्ट के फैसले में आई है? क्योंकि बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस फैसले में। हमने कभी भी नहीं ऐसा देखा, ना तो इस तरह किसी को स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अदालती मुआविन मुकर्रर किया गया हो और दूसरा कि खुद ही ये सारी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई हो, बल्कि ये अदालत ने ये जो जितना भी फैसला दिया ना उसका ज्यादा बोझ उन्होंने अदालत ने प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर डाला कि उन्होंने ये कहा कि भी इनको बरी कर दिया जाए, क्योंकि नैब की नई तरमीमी ऑर्डिनेंस, जबकि जो अदालती फैसला पढ़ा जाए तो अदालत ने उन नए तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में उन्हें बरी नहीं किया, बल्कि जब पहले इश्क़ रहमान को बरी किया गया था तो उसी फैसले की रोशनी में अदालत ने इनको भी बरी किया। और इस पर एक अहम मुद्दा ये भी था कि हारिस शफीक कुरैशी ने ये कहा और जो प्रोसिक्यूटर थे अदालती मुआविन थे उन्होंने कहा कि ये जो जायदादें मुंजमद करने का नुक्ता है वो उसी वक्त तय हो सकता है अगर नवाज शरीफ को बरी किया जाए या उनका पहले फैसला किया जाए, क्योंकि वो इश्तिहारी हैं इस केस में। तो अदालत ने फिर उसके हवाले से इन्होंने अपने अदालती सुप्रीम कोर्ट के और आला अदलिया के रेफरेंसेस भी दिए थे, तो उसको अदालत ने कोर्ट करते हुए ये कहा कि ये चूंकि इसमें नवाज शरीफ का किरदार जो है वो लेसर था, उनका रोल जो है प्लॉटों की अलॉटमेंट में वो लेसर था। ठीक हो गया मुनीर बाजवा, बहुत शुक्रिया, आपने केस के तमाम तर पस मंजर से हमें आगाह किया। इमरान वसीम क्या कहेंगे? का केस था, अहम डेवलपमेंट हुई, जो फैसला है फैसले में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं बड़े सख्त हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें नीलम, आप फैसले में जो अल्फाज की बात कर रहे हैं वो नैब के हवाले से तो आप कह सकती हैं कि सख्त होंगे, लेकिन अगर हम देखें शरीफ ख़ानदान के हवाले से अगर हम बात करें उनके लिए अल्फाज तो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने तो कल इस फैसले को बड़ा सराहा है और सोशल मीडिया पे इस हवाले से बाकायदा तौर पे कैंपेन भी की गई। लेकिन मेरे पूछने का मकसद ये है कि बड़े क्लियर अल्फाज हैं, वाज़े अल्फाज हैं, जिसमें ये वाज़े करने की कोशिश की गई है या बयान करने की कोशिश की गई है कि एक सियासी मुकदमा था। जी बिल्कुल, सियासी मुकदमा। पहले तो मैं दो तीन चीज़ें मतलब मुख्तसर से आपसे बता देता हूँ। एक तो ये देखें कि ये जो प्रोसिक्यूटर को, नैब के प्रोसिक्यूटर, उन्होंने यहाँ पे अपना अमेकस कुराई जो है मुकर्रर किया। मेरे ख्याल से तो जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का, जो लीगल डिपार्टमेंट का वो शख्स था जिसने ये ओपिनियन दी थी कि ये रेफरेंस आपको दायर करना चाहिए, पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट होनी चाहिए। अब ये जो एहतसाब अदालत का फैसला है उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को मिलाइन किया गया है। लोगों के ऊपर आप यूँ कह लें कि उनकी नेक नामी को बदनामी बनाने की कोशिश की गई है। और जहां तक नवाज शरीफ के हक में फैसला आने की बात है तो ये फैसला तो महीनों पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी बुनियाद तो उस वक्त रखती गई थी जब मीर शकील रहमान को बरी किया गया था, LDA के हुकाम को बरी किया गया था, तो ये तो शरीक मुलजम थे। मरकजी मुलजम जब आपने बरी कर दिए तो फिर आप शरीक मुलजम से क्या निकालते? ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब देखते हैं कि अदालती मुआविन नैब के प्रोसिक्यूटर को मुकर्रर किया है तो उस एस्पेक्ट में, उस पहलू में अदालत अब क्या निकालना चाहती है, क्या देखना चाहती है, ये अभी देखना आपकी पड़ेगा। तरफ बढ़ूंगी, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, किस तनाजुर में देख रहे हैं बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर? देखें, जब फैसले जो हैं वो सियासी इंजीनियरिंग के तहत बनाए जाएं, जब नैब को या कुछ ऐसे इदारे हैं जो एहतसाब के नाम के ऊपर, जब उनको जो है वो लॉ फेयर के नाम के ऊपर इस्तेमाल किया जाए और पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए और ऐसे
लोगों, क्योंकि उस वक्त की अगर देखें जब ये मुकदमा बना तो उस टाइम जो रजीम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत थी उसको भी साखियों की ज़रूरत थी, और उसके लिए यही था कि जो उसके मुखालफीन थे उनके ऊपर झूठे केसेस बनाकर जो है उनको जेलों में डाला जा रहा था और उनको जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा था। और देखें उस दौर के अंदर अगर हम देखें किस इमरान खान सॉरी यानी कि तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ थे किस किस को जो है वो जेल में नहीं डाला गया और किस तरीके से पार्टियां वफादारियां तब्दील की जा रही थी। ये तो बरह रास्त जो है वो PMLN के कैद के खिलाफ जो है वो केस था, और इसके साथ साथ इसमें एक मीडिया ऑनर का भी जो है वो नाम आता है, वो भी उस हवाले से जो उनका नरेटिव था वो भी वाज़ेह था। तो यूँ ओवरऑल जो सूरत हाल है वो सियासी इंजीनियरिंग के तहत ये केस बना था। तो अब जब अदालतों अब रजीम भी चेंज हो गई, सूरत हाल भी चेंज हो गई, तो अब उन्हीं अदालतों को ये चीज़ जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आ गई है कि ये केसेस जो है वो इस सूरत में बनाए गए थे, इनमें बदनीयती भी थी और इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट जो है वो शामिल था। तो तभी हमें इस तरह के रिमार्क्स जो है उन्हीं जजेस की जानिब से दीगर अदालतों की तरह लाहौर की एहतसाब अदालत से भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। चलते हैं अब अगली टॉप स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चलने वाले तोशाखाना केस की। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर की अदालत में दौरान समाअत चेयरमैन PTI की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की गई। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI के वकील की इस्तदा पर केस की समाअत भी 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। ये तो थी अदालती कार्रवाई की तफसील। अब जरा इसके मामले पर जो पस मंजर है उस पर नजर डाल देते हैं कि आखिर ये केस फास्ट पेस में क्यों चल रहा है, क्या जल्दी है। इस केस के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये केस बदनीयती पर मबनी है, लिहाजा अदालत इसे नाकाबिले समाअत करार दे दे। ताहम 5 मई को सेशन कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब PTI चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सेशन कोर्ट का 5 मई का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट के खिलाफ दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा भी की गई है। ताहम अगले ही रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और कलअदम करार देते हुए केस वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम दिए कि ट्रायल कोर्ट फरीकैन को दोबारा सुनकर वजूहात के साथ साथ 7 रोज में फैसला करे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस को काबिल समाअत करार देने और मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मेरा 3 रुकनी पैनल मेरे साथ मौजूद है। जुल्करनैन की तरफ बढ़ेंगे। जुल्करनैन, क्या मामला है सारा? ट्रायल कोर्ट से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये मामला कैसे देख रहे हैं? देखिए, मामला शुरू हुआ था नीलम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जहाँ पर मोहसिन शाहनवाज रांझा और अली गौहर बलोच, ये जो 2 MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के, इनकी जानिब से और फिर PDM के मजीद 5 लोग भी इसमें शामिल हो गए। तो उनकी जानिब से एक रेफरेंस था जो स्पीकर को भेजा गया। स्पीकर ने उसे भिजवा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ वो नॉन डिक्लेरेशन पे कि जो एसेट्स आपने गिफ्ट्स लिए थे उनको जाहिर नहीं किया, और अगर सेल कर दिया तो उनकी सेल प्रोसीड्स जो आपका असासा थे उनको डिक्लेयर ना करने पे इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा था कि डिक्लेयर नहीं किए गए। चेयरमैन PTI के जो दस्तावेजात उनसे मुतमईन नहीं हुए, ना सिर्फ उनको डीसीट किया है 95 मियाँ वाली की सीट से, बल्कि क्रिमिनल केस दायर करने का भी जो एक इलेक्शन एक्ट के तहत था उन्होंने ऑर्डर दिया था। अब इसमें ये मामला फिर सेशन कोर्ट में आ गया और सेशन कोर्ट में बड़ा एक स्पीडी किस्म का ट्रायल इस पे चल रहा है। अच्छी बात है, मुकदमात के जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए। हम सारे दिन रो पीटी ये होते हैं कि फैसले नहीं होते, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस केस में मुद्दई है उसने इस मुकदमे से तकरीबन 1 साल पहले, इस मुकदमे से भी कम से कम 1 साल पहले उन्होंने वीडियो स्कैंडल जो यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट इलेक्शन के हवाले से था उसमें अली गिलानी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया था, क्योंकि अब अली गिलानी एंड कंपनी इस वक्त गवर्नमेंट में है, हुकूमत का हिस्सा है। उसमें ऑल दो के 2 लोग PTI के MNAs को भी इलेक्शन कमीशन ने मुलजिम बनाया था, जमील अहमद को और कैप्टन फ़हीम को। उस केस को आज तक इलेक्शन कमीशन ने परस्यू ही नहीं किया। वो एक दफा क्यों एक दफा वो कोर्ट में लगा था, क्योंकि वो लोग अब गवर्नमेंट में आ गए हैं तो सेम पार्टी है, तो इसलिए वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए कुछ डर लगता है। बस वो उन्होंने उस वक्त प्रेशर था और चीज़ ऐसी थी कि गिलानी साहब को रिलीफ देना था, वो उन्होंने दे दिया, बाकियों के खिलाफ केस बनता था, आज तक परस्यू नहीं किया। अब जब यहाँ पे इतराज किया जाता है कि यार उस केस को अपनी शर्तें इसको परस्यू क्यों कर रहे हैं, तो कहा जाता है जी केस है तो फैसला तो होना ही है, फैसला तो उसका भी होना है। सही, वक्त कम है, चीजें बहुत सारी हैं डिस्कस करने के लिए। इमरान वसीम, आप बताइएगा आपका इस तमाम तर मामले पर क्या स्टांस है?
देखिए नीलम, मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ कि आप ये जो कह रही है ना कि मुकदमा फास्ट ट्रैक पे चल रहा है, ये मुकदमा बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे नहीं चल रहा। ना तो इस केस में निगरान जज है, ना ही ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुकदमा है जहाँ पे एक निगरान जज बिठा के एवन फील्ड केस जिसमें दर्जनों गवाहान थे और 6 माह के अंदर कहा गया कि आप इस केस का फैसला कर दें। ना ही ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का मुकदमा है कि 3-4 रोज़ के अंदर आपने जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला के उनके खिलाफ रेफरेंस का फैसला कर दिया। ना ही ये जस्टिस कादी फैसल के खिलाफ सदारती रेफरेंस है कि चंद समातों के बाद आपने उन्हें शोकास नोटिस जारी कर दिया। दिखाई जा रही है। एक तरफ अभी जुल्करनैन ने बात की कि केस है जो कि सालों साल सुना नहीं गया और इस केस में इतना स्पीडी ट्रायल। सुन ले, स्पीडी ट्रायल देखे ना, स्पीडी ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये उस पेस से नहीं चल रहा जो हमने देखा है। इलेक्शन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, पंजाब और KPK के हवाले से 22 मार्च को शुरू होता है, 1 मार्च को फैसला हो जाता है, 9 दिन के अंदर फैसला होता है। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के 22 मार्च के फैसले के खिलाफ जब उन्होंने 30 अप्रैल की डेट को चेंज करके 8 अक्टूबर किया, उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में आती है। कितने रोज में फैसला होता है? 27 मार्च से शुरू होता है, 4 अप्रैल को फैसला हो जाता है। इसी तरीके से आपके सामने 63A का मुकदमा है। इसी तरीके यही बात हम कर रहे हैं कि इसमें जो फास्ट पेस है वो बाकी वो तो एक लीगल पॉइंट है जिसके ऊपर एक नुक्ते पे फैसला होना। तो ये बाप का इस मामले पे क्या चांस है? आपको क्या लग रहा है? कुछ आपको तो ज़्यादा नजर आ रहा है जो डिलीवरी हो रही है इंसाफ की? देखिए, मैं तो जो इमरान बात कर रहा है मैं इसी को ऑन करूंगा, लेकिन आपने जो फास्ट पेस की बात की है वो तो सिर्फ इस वजह से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन का टाइम लाइन दे दी है, तो उस 7 दिन के अंदर उन्हें मामले को निपटाना है। मॉनिटरिंग हो रही है। हाँ, तो लेकिन इसके साथ पूरी बात नहीं सुनी, मैं उसके अंदर तैयब की बात भी काट रहा हूँ। ये नवंबर से मुकदमा चल रहा है, नवंबर से आज 8 महीने होने वाले हैं, अभी तक ये केस डिसाइड नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रहा है, क्या फास्ट ट्रैक के ऊपर चल रहा है? अभी तक तो इमरान खान साहब के वकील इंतवा दिए जा रहे हैं। साहब एक मरतबा इस केस में पेश नहीं हुए, कितनी मरतबा ने बुलाया, एक मरतबा पेश हुए वो भी गिरफ्तारी के दौरान। अगर गिरफ्तार न होते तो साहब ने वो भी पेश नहीं होना था, और वो भी हाजिरी शीट गोल कर दी थी भाई इस केस के अंदर, वो जो उसने हाजिरी लगाई थी। लेकिन बात अगर देखें की जानिब से जो है वो मुसलसल इस केस में लेतो लाल से काम लिया जा रहा है। अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुलाया जा रहा है, वो पेश हो रहे हैं, जमानतों की दरख्वास्तें की गई, खारिज भी होती हैं, रिलीफ मिलता भी है, नहीं भी मिलता, लेकिन चीजों को दोनों तरफ से देखना है ना आपने। अगर मॉनिटरिंग बिठाई गई है, अगर 7 रोज का टाइम दिया गया है, तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें डिले किया जाए? देखिए वो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए ना, केस तो चलने नहीं दे रहे, ट्रायल कोर्ट के अंदर नहीं चलने दे रहे। इस हाई कोर्ट ने वादे तौर के ऊपर हुक्म दे दिया, चलो 7 रोज के अंदर जो भी मामला होगा वो निथर के सामने आ जाएगा ना, वजूहात भी आ जाएंगी हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अब तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी एतमाद नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद ऐसे जजेस हैं जिनको तो इमरान ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का केस ही एक तरफ अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद का इजहार किया, तो दूसरी तरफ जो हुकूमतें हैं वो तो पूरे बेंचेस पे एतराज करती रही हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में तरीकाकार यही होता है कि आप दरखास्त दें कि मुझे आप पे एतमाद नहीं, ये नहीं कि 4 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो जाए। बिल्कुल, आप अदालत में जाएं, अदालत के सामने इस बात का इजहार करें एटलीस्ट। ठीक है जी, पैनल डिस्कशन अभी चल रही है। मेरा 3 रुकनी बेंच गो के इख्तलाफ जरूर कर रहा है, लेकिन मेरे साथ ही मौजूद है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आकर अगली स्टोरी पर डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है सवाल अवाम का, लेकिन इस सवाल अवाम के सेगमेंट में मेरे पास एक ख़बर भी है जो कि हमारे जो नुमाइंदे हैं जुल्करनैन इकबाल उसके खदुखाल बयान करेंगे। जुल्करनैन 2019 में एक लीगल एड अथॉरिटी बनी जो कि अभी तक कायम है, फ़ाल है या नहीं है, किस तरह से काम करिए, ये तमाम मालूमात आपने हमें देनी है। देखिए 2019 में के ऑर्डिनेंस के तहत पहले इसको कायम किया गया, फिर इसका नोटिफिकेशन हुआ और नोटिफिकेशन होने में भी कई माह लग गए। उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये साबिक वज़ीर आज़म जो हैं, जो चेयरमैन PTI भी हैं, उनका ये एक ब्रेन चाइल्ड था, उनका ख्वाब था कि अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ उनकी दलील से मिला जाए। जो वकला की भारी फीसें जो आम लोग हैं वो खाना पीना अफोर्ड करना मुश्किल हुआ है, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे, इसलिए उनको सस्ते और फौरी इंसाफ के साथ मुफ्त कानूनी इमदाद जो हकदार लोग हैं जो वकील नहीं कर सकते उनको फराहम की जाए। उसके लिए पूरी एक अथॉरिटी कायम की गई थी बाकायदा लेजिस्लेशन करके। पहले ऑर्डिनेंस बना, फिर वो एक्ट बन गया, एक्ट को पार्लियामेंट ने मंजूर दे दिया दोनों हाउसेज से। उसके बाद नोटिफिकेशन हो गया और डॉक्टर अब्दुल रहीम ईवान साहब जो हैं इसके DG यानी कि सरबराह तैनात किए गए। उसके बाद तवील अरसे तक, तकरीबन 1-1.5 साल तक तो इसके रूल्स ही नहीं बने थे जिन रूल्स के तहत इसने काम करना है। और जब इदारा फाल ही नहीं था, अमला इनको समझ ले कि किराए पे मिला था। किराए पे कैसे मिला था कि वज़ारत इंसानी हकूक़ की बिल्डिंग में शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट में 10वें फ्लोर पर जाके इनको एक 2-3 कमरों का ऑफिस दे दिया गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का वो था इनिशिएटिव कि यार ये करना है हर सूरत में।
इनको एक कमरा छोटा सा मिल गया, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने अपनी सिटिंग रखी, कोई एक दो कंसल्टेंट्स को ज़ाती तौर पे, क्योंकि वो अच्छे लॉयर भी हैं, इंग्लैंड में जो है ना लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं, अपने ताल्लुक पर उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, उनसे मुशावरत करके काम शुरू किया। अमला जो था वो वजारत इंसानी हकूक़ का ही उनको मिला कि यार फिलहाल आप गुजारा करें, अपना स्टाफ भी नहीं था। और डॉक्टर साहब के पास जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कुछ अर्सा पहले तक तो गाड़ी भी नहीं थी, ना सेक्रेटरीट था, ना फ्यूल था, ना कोई बजट था। अच्छा। ना पीटीआई के दो जो अदवार थे उनमें कोई बजट इसके लिए मंजूर हुआ। ख्वाजा साद रफीक साहब कौमी असम्बली में मिले, हम लोग कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के बाहर रहीम वान साहब से उनकी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब आप ये बड़ा एक कह लें कि नेकी का काम कर रहे हैं, सदका जारिया है लोगों को, आप जो मुखैर हजरात हैं उनसे मैं भी आपका रब्ता करवाऊंगा, और जेलों में जो लोग अफराद हैं जो जुर्माना ना देने की वजह से खाली चंद हज़ार रुपये दे के नहीं है, हाँ जी, उनको रिहा कराने का भी काम करें। ये बहुत नेकी का काम है, ये अजर इसका आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ऑल्दो के ख्वाजा साहब उस वक्त अपोजिशन में थे, उन्होंने कहा था मैं आपका साथ दूंगा इस मामले में। अच्छा, अब ख्वाजा साहब के पास दो 3 वजारतें हैं, 1 साल इस गवर्नमेंट को भी हो गया, तो वो सारी बातें ख्वाजा साहब को भी शायद याद नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी अभी तक गैर फाल है। तो मतलब हाँ, ये सारा मामला है वो जो उन्होंने नीलम वो केस किस रूल्स के तहत वो किसी के हवाले करेंगे, उसको जिस वकील को करेंगे, इन्होंने तो पैसे देने हैं ना, सही वकील बगैर फीस के इनके सवाल ये है कि अगर गैर फाल है ये, तो किस कैपेसिटी में डॉक्टर साहब काम करें। मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद है डॉक्टर रहीम वान साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया मैडम, और बहुत शुक्रिया मेरे भाई का भी, उन्होंने ये बताएं ये क्या चल रहा है इस वक्त, फाल हुई है या अभी तक वो जो है जैसा है कि बुनियाद पे काम चल रहा है जो 2019 में पोजीशन थी? जी बस वो आपने जो अभी इंफॉर्मेशन शेयर की, आई रिकॉल दी स्टैंडिंग कमेटीज प्रोसीडिंग्स, वहीं पर ये सारी बातें हुई थी। बेसिकली 19 में ये एक्ट बना था और उसके ऑर्डिनेंस आया था, फिर 20 में ये एक्ट बना और 21 में ये अथॉरिटी जो है वो नोटिफाई हुई थी। मैंने जो चार्ज दिया वो मैंने जुलाई 21 में इसका चार्ज दिया। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि मुझे चार्ज दिए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने को है। जहाँ तक आपने रूल्स की बात की, मैंने चार्ज लेने के पहले 2 महीने के अंदर इसके फाइनेंशियल रूल्स, इसके लीगल एड रूल्स और इसके दीगर जो इनेबलिंग रूल्स थे वो बना के हमने बोर्ड से अप्रूव करवा के हमने गवर्नमेंट को भेज दिए। ठीक है, अब चूंकि इसको नोटिफाई करना था गवर्नमेंट ने, बिल्कुल। अब ये मुख्तलिफ क्वार्टर से होता हुआ, जिसमें फाइनेंस डिवीजन के अटैच डिपार्टमेंट है, ऑडिटर जनरल साहब का ऑफिस है, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान का ऑफिस है, और इन सारों से होता हुआ अब ये लॉ मिनिस्ट्री में पड़ा है। तो जिस दिन ये नोटिफाई हो जाएगा तो हमारे पार्ट में इसमें कोई डिले नहीं था। मैंने चार्ज लेने के पहले 2 महीने के अंदर ये बड़े कम्प्रीहेंसिव रूल्स बना के, यू राइटली रेफर्ड के मेरे पास स्टाफ नहीं था, लोग नहीं थे। आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स सर्कल जिन्होंने इसमें हमें बड़ी हेल्प आउट की, हमने ये करके भेज दिए। लेकिन आपकी बात ठीक है कि रूल्स अभी तक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, लॉ मिनिस्ट्री में है। जब वहां से उसकी वेटिंग हो जाती है, नोटिफाई हो जाएंगे, फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम वकला को फीस दे सकें। सर तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, आप भी यहाँ पर इस इदारे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बगैर किसी टीम के कर रहे हैं, तो मराहत वगैरह आपको मिल रही हैं? जी मैडम, जाहिर है गवर्नमेंट ऑफिसर जो तैनात होता है उसको जो जिस पैकेज के तहत रखा जाता है वो उन्होंने पे करना होता है। ऑब्वियस वो उसमें भी कुछ डिले थी, पहले 6-7 महीने तो मुझे भी बगैर तनख्वाह के काम करना पड़ा। 2 मुझे बाद में उसके एरियर्स मिल गए, लेकिन मुझे भी सैलरी जो है वो जाके जनवरी-फरवरी में मिलनी शुरू थी। आई टुक चार्ज इन। तो सर कब तक उम्मीद है कि नोटिफिकेशन अब जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में है वो हो जाएगा, कब तक उम्मीद है? मैडम ये तो अब लॉ मिनिस्ट्री इस पे बता सकती है, क्योंकि अगर ये हो भी जाता है ना तो इसके साथ फिर हमें फंड्स रिक्वायर है। एक फंड स्टैब्लिश होना था सेक्शन 17 के तहत, क्योंकि वकला को हमने फीस तो देनी है, कोई पैसे हमारे पास होंगे तो किसी हेड में तो हम उनको देंगे ना। लेकिन हम गैर फाल नहीं है, क्योंकि हमने एक तो जो इन्होंने रेफर किया फिलैंथ्रोपिस्ट का, एक तो हम फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जेलों के विजिट भी कर रहे हैं, वहां से लोगों को जुर्माने पे करके छुड़ा भी रहे हैं, जिनके बेल बाउंड्स नहीं है उनको बेल बाउंड्स भी दे रहे हैं। दूसरा हमने बार काउंसिल्स के साथ अरेंजमेंट की हुई है, इसके तहत वो हमें प्रो बोनो बेसिस पे, दे आर वेरी काइंड, दिया था कि ये पॉसिबल नहीं है वकला साहिबान के लिए भी कि वो फ्री सर्विसेज भी दें और कोर्ट एक्सपेंसेस भी बेयर करें। लेकिन एज ऑफ टुडे
जो केसेस हम उनको रेफर कर रहे हैं लीगल कम्युनिटी, वो न सिर्फ वो केसेस प्रो बोनो बेसिस पे कर रही है, बल्कि उसके जो कोर्ट एक्सपेंसेस और अलाइड एक्सपेंसेस है वो भी वो खुद बेयर कर रहे हैं। ठीक है सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक सवाल अर्ज करना चाहूंगी। आप बता रहे हैं कि आपका काम चल रहा है, आप काम कर रहे हैं, आपकी मुख्तलिफ जो बार्स हैं उनके साथ एसोसिएशन भी चल रही है इस तमाम तर मामले पर, तो कोई नंबर ऑफ केसेस बता सकते हैं कि अब तक कितने जो केसेस हैं आप लोगों ने निपटाए हैं खुद अपने बिहाफ पर? मैडम, जो केसेस हमारे पास आए हैं ना वो हमने 100% किए हैं। अब नंबर गेम में मैं इसलिए जाऊंगा कि नंबर वाकई बहुत थोड़े हैं। आप उन्हें कह लें कि हार्डली 100+ में जाएंगे। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हम उसकी अवेयरनेस कैंपेन नहीं कर सके, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे तो लीगल केसेस का एक फ्लड गेट खुल जाएगा। शायद फिर लीगल कम्युनिटी के लिए भी ये मुश्किल हो जाएगा फिर कि वो हर केस पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें। ये कैंपेन कौन करेगा? जो केसेस अभी हमारे पास कोर्ट से रेफर हो रहे हैं या हमारे पास कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन आती है, हमारी कमिटमेंट ये है कि हम विदिन 24 आवर उस पर लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वो एक लिमिटेड है, क्योंकि आपको पता है ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट इतना सस्टेनेबल नहीं होता कि उसको आप एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन सर, आप कह रहे हैं अवेयरनेस नहीं हो रही, कैंपेन्स नहीं हो रही, ये कौन करेगा बता सकते हैं? मैडम, ये हमने ही करनी है, लेकिन हम उस वक्त करेंगे ना जब हमारे पास सफिशिएंट फंडिंग और रूल्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि लीगल कम्युनिटी पर हम उतना ही बर्डन डालना चाहते हैं जितना वो उठा सकें। डॉक्टर साहब, ये पीटीआई का क्योंकि ब्रेन चाइल्ड था साबिक वज़ीर आज़म का, तो 2019 में ऑर्डिनेंस आता है, 20 में वो एक्ट बनता है, 21 में जाके नोटिफिकेशन होता है। 3 साल तो खाली इस काम में लग गए। यहाँ से उनकी या उनके नीचे टीम की संजीदगी का भी जाहिर किया जा सकता है कि वो कितने कमिटेड थे। उसके बाद 2 साल से तकरीबन 1 साल से ज़्यादा इस गवर्नमेंट को भी हो गया, 1 साल आपने काम भी किया, किसी ने आपको ना बजट दिया ना कोई। ये आपको लगता है कि आप ये बस हवा में बैठे हुए हैं या कभी ये मसला हल होना है? कभी आपको बजट में आपके पैसे भी रखे जाने हैं या कभी आप प्रॉपरली खुल के अपना काम भी कर सकेंगे? शायद कि लोगों का ही भला होना है इसमें, गरीब लोगों का ही, कोई ये बड़े लोगों के केस तो आपने करने नहीं है। क्या आपने दोबारा दूसरा सर ये सवाल है साथ कि क्या आपने लॉ मिनिस्ट्री को परस्यू किया है, कोई लेटर लिखा है कि हमने आपको ये रूल्स भेजे हुए, इसका कुछ करें, इसकी ड्राफ्टिंग जो फाइनलाइजेशन करें, जो इसकी वेटिंग होती है वो करके फिर सदर मुमलिकत जिसको नोटिफाई करेंगे, तो क्या आपको उनको फॉलो अप भी ले रहे हैं या आप भी बस देख रहे हैं कि यार वो लेटर लिख दिया आगे जो देखी जाएगी? नहीं, देखिए, सेक्रेटरी लॉ जो है वो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं। तो अभी हार्डली को 20-25 दिन हुए हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने फिर इस पे एजुकेट किया था कि ये आपके पास रूल्स पड़े हैं, काइंडली इन रूल्स को अप्रूव करके नोटिफाई करवाएं ताकि हम आगे चल सकें। तो ये तो रेगुलर बेसिस पे हमारी मिनिस्ट्री लॉ से कोऑर्डिनेशन इस पे चल रही है, और ऑब्वियसली हमारी जो मिनिस्ट्री है वो भी इस पे विजिलेंट होके उनको रिमाइंडर्स भी दे रही है। अब जाहिर है गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। जहां तक आपका पहला सवाल था, देखिए, पहले तो 3 साल मैंने आपको बताया कि एक तो ये 2 साल नोटिफाई नहीं हुई, और तीसरे साल जब नोटिफाई हुई ना इसका स्टाफ था और ना ही इवन जो डीजी अपॉइंट किया उसको वो ये सैलरी दे रहे थे। अगला पूरा साल हमें इसमें लग गया कि हम ये कहते रहे कि हमें फंड्स दें ताकि हम इस पर लीगल एड करें, लेकिन उनका ये ख्याल था कि ये आप प्रोबोनो बेसिस पे करें। वो सारा हमने पहला साल प्रोबोनो 100% प्रोबोनो बेसिस पे किया। इस गवर्नमेंट के आते ही जो पहली बात सामने आई, आपको भी पता है, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आ गए तो ऑस्टेरिटी अडॉप्ट हो गई। अब ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से हमें अब 2 हेड्स में पैसे मिलते हैं। एक ERE होती है, एम्प्लॉयज रिलेटेड एक्सपेंडिचर, और एक होती है नॉन ERE, नॉन एम्प्लॉयज रिलेटेड। अब एम्प्लॉयज रिलेटेड चूंकि रिक्रूटमेंट में बैन है, हम कोई बंदा अपॉइंट ही नहीं कर सकते। वो पैसे तो आते हैं लेकिन वो हमें बिफोर दी सरेंडर करने पड़ जाते हैं। नॉन ERE में जो हमारी प्रोक्योरमेंट है, चूंकि प्रोक्योरमेंट में भी बैन है, हम ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, हम प्रोक्योरमेंट भी नहीं कर सकते, वो भी पैसे हमें वापस करने पड़ जाते हैं। तो ये भी में से कि जी बजट हमें आ रहा है ERE में और नॉन ERE में, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन ड्यू टू ऑस्टेरिटी हम नहीं कर सक रहे। तो जब तक हम वो कर नहीं सकेंगे तो ऑब्वियसली हम उस तरह डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैडम ने कहा, किसने अवेयरनेस करनी है? सर, अवेयरनेस तो टीम होगी तो वो करेगी ना। तो आप टीम रिक्रूट करेंगे तो फिर ही हो सकती है। अभी सर ये कहना चाहिए कि सारा का सारा दारोमदार आप पे ही, आप अकेले ही चला रहे हैं एक तरह से। तो सर आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है अपनी अथॉरिटी का, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं? जिस हिसाब से 4 साल से तो हम देख रहे हैं नोटिफाई होने में 2 साल, फिर बजट नहीं, फिर कुछ नहीं, तो फ्यूचर क्या है? ये ऐसे ही चलेगा या इसके बाद एक तरह से ये प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा? देखिए, चूंकि ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक परमानेंट एक्ट के तहत एक परमानेंट अदारा बना है, ये डिपेंडेंट अथॉरिटी है। मेरे ख्याल में ऑनरशिप तो इस पे सबको लेनी चाहिए। जिस हद तक मैं रिस्पॉन्सिबल था, मैं
आई एम ग्लैड कि मैं जितना कर सकता था मैंने इसकी लेजिस्लेटिव साइड पे भी रूल्स मेकिंग भी की, मैंने लीगल कम्युनिटी को अप्रोच करके प्रोमोनो बेसिस पे भी काम किया, मैंने फिलैंथ्रोपिस्ट को अप्रोच करके उनके लिए किया, मैंने और कुछ नहीं कर सकता था, तो डोनर्स को साथ करके हमने लॉयर्स कम्युनिटी में ट्रेनिंग। चलिए सर, ये कहा जा सकता है कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, अल्लाह करे कि ये जो इदारा है एक अच्छे कॉज के लिए बना था, तो इस अच्छे कॉज के लिए आगे भी काम करता रहे और इसे कोई एचवी मिल जाए परमानेंटली जो कि लोगों के लिए काम करता रहे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन, और मेरा जो 3 रुकनी पैनल है मेरे साथ मौजूद है। कुछ अपकमिंग वीक के हवाले से बात करेंगे कि आइंदा हफ्ते आखिर होने क्या जा रहा है, और कुछ अहम खबरें जिस जुल्करनैन ने तो बड़ी अहम खबर आज हमें दी इस हवाले से। तो इमरान वसीम या तैयब बलोच के पास क्या क्या खबरें? इमरान वसीम, आपकी तरफ आऊँगी, क्या खबर है भैया? अपकमिंग वीक है, नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होने जा रहा है? एक तो नीलम आप देखेंगे जो नई खातून जज आई हैं मुसर्रत हिलाली साहबा, उन्हें इजाज़ुल एहसन साहब के साथ 2 रुकनी बेंच में शामिल कर लिया गया है। तो देखेंगे कि उनके बारे में मुख्तलिफ आरा तो हमने सुनी हैं, तो किस तरह से कि किसी बेंच में बैठ के मुकदमात की समाअत के दौरान क्या सवालात वकला से उठाती हैं, एक तो ये देखना होगा। दूसरा ये है कि तोशा खाना की जो पटिशन है चेयरमैन PTI की, वो अब तक जब हम ये अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करें अभी तक तो वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और जो चेयरमैन PTI का कोयटा वकील कत्ल केस वाला मुकदमा है, उसमें भी 3 रुकनी बेंच बनाने की सिफारिश तो कर दी गई थी, गालिबन वो मुकदमा भी मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अच्छा, एक रूखा सूखा सा हफ्ता है अगला हमारे एक चीज इसमें है नीलम, एक चीज़ है जो होने जा रही है अगले हफ्ते, जिसके कोई 80 to 90% चांसेस हैं कि वो मोहतरम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके हवाले से क्यूरेटिव रिव्यू एक दायर किया गया था साबिक जो गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से। बिल्कुल। और वो क्यूरेटिव रिव्यू मौजूदा गवर्नमेंट ने क्योंकि विड्रॉल क्या किया था, सदर मुमलिकत की भी दरख्वास्त थी कि उसको वापस लेना चाहते हैं वो, और उसके ऊपर ऑर्डर कह लें कि काफ़ी अरसे से रिजर्व था, वो मेरी इतला है कि रेडी हो गया, बस उसकी फाइनल जो नोक पलक सवारी जारी है, फैसला तैयार हो चुका है, वो जारी है, और अगले 3 से 4 दिन के अंदर होपफुली जुमेरात या जुम्मे तक वो जजमेंट जो है ना अगले हफ्ते में आ सकता है क्यूरेटिव रिव्यू के वाला। बड़ी अहम होगी, अल्लाह करे जी। तैयब बलोच, आपकी खबरें हमेशा बड़ी ऑथेंटिक होती हैं, आपने बेंच तोड़वाए, 3 दफ़ा तोड़वाए, तीनों दफ़ा टूटे भी, अभी क्या खबर है? आइंदा हफ्ते कुछ होने जा रहा है? टूटेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा, अभी तो इसी वजह से लगा नहीं रहे ना। अच्छा, जुलाई के दूसरे हफ्ते बेंच टूटने का खदशा इसलिए नहीं लगा रहे? सिर्फ बेंच टूटने का नहीं है, बहुत कुछ टूट रहा है यहाँ पे, लोगों के जो है वो उम्मीदें टूट रही हैं, हाँ? लोगों के ख्वाहिशात जो है वो भी टूट रही हैं, उनके जो उन्होंने ताने बाने बांधे हुए थे, जो तवक्कुआत की हुई थी, वो भी पूरी नहीं हो रही। लेकिन जो इसने जुल्करनैन ने बात की क्यूरेटिव का, इसका भी चांस है कि ये तो फैसला आएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और फैसला भी तवक्को की जा रही है कि जो हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ात किए गए थे, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर एतराज़ था, जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी एतराज़ था, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन पर भी एतराज़ था, तो इन एतराज़ात पर भी फैसला जो है वो महफूज किया गया था, और ख़ासकर चीफ जस्टिस पर एतराज़ जो है वो खसूसी तौर के ऊपर था ऑडियो कमीशन से मुतल्लिक़ मामलात पे और इन सारी चीज़ों पे, तो उस पर फैसला महफूज हुआ था। तो शायद ये क्रिएटिव वाले फैसले के साथ साथ वो फैसला भी जो है वो सुनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अब जो सूरत हाल है वो अरेंजमेंट्स की तरफ भी जो है वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट, और उसमें मेन चीज़ें ये हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो अपनी रिटायरमेंट के दिन जो हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, वो गिन रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं काजी फैज़ ईसा, तो वो भी थोड़े से एक्टिव मोड में आ रहे हैं। लेकिन अभी तक विद इन जो जजेस के अंदर एक किस्म की एक जंग टाइप एक कैफियत थी, तनाज़ात थे, हाँ, वो अभी तक जारी हैं। एक इख्तियारात छोड़ नहीं रहे और दूसरे को इख्तियारात दे नहीं रहे। लेकिन इसके साथ साथ अब लेकिन इख्तियार तो देना ही होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला बैलेंस भी हो चुका है। वो बैलेंस अगर हम यूं देखें कि 8 टोटल जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो 16 हो चुकी है, तो वो चीफ जस्टिस बंदियाल जिनके बारे में कहते हैं कि ये 8 जज जो हैं वो उनके फेवरेट हैं, और बाकी जजेस को जो है वो फेवरेट नहीं समझ रहे, और इवन के यहाँ तक अब मामला ये कह सकते हैं कि बराबरी की बुनियाद पर हो सकता है, 8 वर्सेस 8 वाली सिचुएशन हो सकती है। कह दिया था तो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, एक तो जो चीफ जस्टिस के जजेस हैं उनको हम ख्याल जजेस कहा जाता है, जो दूसरे जजेस हैं उनको इंडिपेंडेंट जजेस कहा जाता है। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है
वो इंडिपेंडेंट जजेस को जो है वो तो कह रहे थे कि ये सियासत करते हैं, लेकिन हमने देखा, आपने देखा और बहुत सारे मैं केसेस से साबित कर सकता हूँ, सियासत जो है वो हम ख्याल जजेस करते रहे, इसी वजह से इनका नाम जो है वो इमरान। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच आपका भी। मुलाकात करने वाले जो साहिबान है वो कहते हैं ये सियासत वाली बात उन्होंने चीफ साहब ने बात नहीं की थी, तो मैंने वो तीनों जो मेंबर बेंच है मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी और प्रोग्राम का सिलसिला जो यहीं पे खत्म होता है। आइंदा हफ्ते नई एपिसोड के साथ आपकी पेश खिदमत हाजिर होंगे और लग रहा है ऐसा कि जो नई जज साहिबा आ चुकी हैं तो उसके बाद वाकई जो सिचुएशन है वो 8 वर्सेस 8 वाली हो चुकी है। तो लेट्स सी अगले हफ्ते से ये चीज़ें यहाँ हो जाएंगी कि आया ये 8 वर्सेस 8 है या 7 वर्सेस 9 है। प्रोग्राम देखते रहिए हमारा कोर्ट राउंड अप। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।